नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 6 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हो फ्रंट पेज पे, थर्ड वेव कभी भी आ सकती है, इनएविटेबल है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और वो कब आएगी, कितनी फेरोसिटी होगी, कितनी ज़्यादा घातक होगी, ये भी नहीं कहा जा सकता। ये बात कही जा रही है साइंटिफिक एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर। तो आप देख सकते हो कि हमें ही हमारी बॉडी को कोविड से फाइट करने के लिए रेडी रखना है। इसके लिए आप अपने खुद की जो प्रिकॉशंस आपके पास अवेलेबल है, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, मास्क लगा करके रखना, वो सारी चीज़ें, और प्लस में वैक्सीनेशन, और अपने आप को इम्यून बनाने के लिए एक हेल्दी डाइट एक कंटिन्यू आपके पास में होनी चाहिए। आपका इनटेक अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। इस बीमारी से आज नहीं तो कल हमें एनकाउंटर तो करना ही पड़ेगा, आमना सामना डेफिनेटली होएगा ही, हम बच नहीं सकते। दूसरी तरफ डबल म्यूटेंट का जो लिंक है वो कहीं ना कहीं इस सर्ज के साथ में लिंक बताया जा रहा है। तो वो तो हम पहले भी एक्सप्लेन पेज पे देख चुके हैं कि जो अभी B.1.617 समथिंग ये जो स्ट्रेन चल रहा है, इसी की वजह से, जो कि 617 ये रहा आपके सामने ही है, B.1.617, इसके चलते क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो यूके का स्ट्रेन था और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन था, उन दोनों का एक इफेक्ट देखने को मिलता है, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये अब की बार का जो स्ट्रेन है ये घातक साबित हो रहा है इंडिया के लिए। इसके अलावा आपके सामने ये न्यूज़ है, मराठास को जो रिजर्वेशन देने की बात की गई थी मराठा गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें प्रोविज़न ये था कि 13% रिजर्वेशन देना था मराठास को। तो ऐसे में महाराष्ट्र में रिजर्वेशन जो था वो 50% से ज़्यादा बढ़ चुका था। तो ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो उस रिजर्वेशन के प्रोविज़न को अपहेल्ड कर दिया कि बोले ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मराठास जो है वो सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में कंसिडर होते हैं। बट जब इसके अगेंस्ट में, इस बॉम्बे हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट में पिटीशन लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा मना कर दिया कि जो इंदिरा साहनी केस, जिसको मंडल केस भी बोला जाता है 1992 का, उस केस के बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी जिसमें यह बताया गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, बोलो वो कैपिंग हम फिर से उसी कैपिंग को ला रहे हैं, और ऐसे में मराठास को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको हम स्ट्रक डाउन करते हैं। तो ये है इसमें पूरा देखेंगे इसको, इसके 2 आर्टिकल्स में पार्ट किया हुआ है। एक तो देखो यहाँ पे ये न्यूज़, दूसरा एक्सप्लेन पेज पे भी इसी को डिटेल में बताया हुआ है। तो हम यहाँ से अगर देख लेंगे तो एक्सप्लेन पेज का भी कवर हो जाएगा, कुछ भी अलग नहीं है, जो पॉइंट्स हैं वो सीधे टू द पॉइंट हम यहाँ पे देख लेंगे। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स ने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप अगर नई प्ली लगाते हो, नई याचिका जो लगा रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, उसके बजाय अगर एक नया पैनल कॉन्स्टिट्यूट करो और उस नए पैनल को फिर से कहो कि ऐसे प्रोविजंस ढूंढे, ऐसे प्रोविजंस क्रिएट करे जिसमें आपको ये दिखे कि वाकई में मराठा कम्युनिटी जो है वो सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी में कंसिडर होने लायक है। ये बात कही ब्यूरोक्रेट्स ने। बोला इसी मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर अभी, जिस पूरे इशू को देख करके जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है मराठास के रिजर्वेशन को, अगर उसी के ऊपर आप रिव्यू पिटीशन लगाओगे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई फायदा नहीं होगा, हमें कुछ और प्रोविजंस पे काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ इसमें बताई हुई है, कुछ काम का नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो एक डिवाइड देखने को मिला, कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को पोल्स के टाइम पे फॉलो ना करने के चलते, तो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके बीच में एक डिवाइड देखने को मिला। उसी को लेकर के बताया हुआ है कि एक इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि बोला मैं बिल्कुल भी ठीक कंसिडर नहीं कर रहा हूं इस चीज़ को कि हम पोल्स के टाइम पे कोविड के प्रोटोकॉल्स को कहीं ना कहीं अब इस साइड में दरकिनार कर दें, राइट। तो ऐसे में उनकी जो डिसेंट थी, उनकी जो नाराज़गी थी, या फिर जो उनके जो आइडियाज़ थे, या फिर उनकी जो ओपिनियन था, उसको बिल्कुल भी पब्लिक में आने से रोक दिया। ऐसे में ये रिपोर्ट है, तो ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, बस डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेलिब्रेशन, डिस्कशन, डिबेट एंड डिसेंट। डिसेंट का मतलब कि आप अपनी नागवारी अगर बोलते हो कि हाँ मैं एग्री नहीं करता हूँ, वो वाली चीज़, ठीक है। इसके अलावा
50,000 करोड़ का बूस्ट देने के लिए आरबीआई ने अपनी तरफ से कहा है कि भाई कैसे भी करके हेल्थ सेक्टर में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आए, जिससे कि अभी जो कोविड-19 से रिलेटेड क्राइसिस का सामना हमारी इकोनॉमी कर रही है उसके लिए हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने देखो आर्टिकल सुबह एडिटोरियल पेज पे डिस्कस किया था, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे और साथ में इसी के साथ में इकोनॉमी पेज पर भी सेम ये कि ये चीज़ रिपीट हो रही है तो यहीं पर वो चीज़ें कवर हो जाएंगी हमारी। इसके अलावा आप देखोगे एक भी इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो हम डिस्कस करें यहाँ से। G7 की मीटिंग के लिए हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उनके साथ में और जो हमारी इंडियन टीम गई हुई है उनको आइसोलेट होना पड़ा। इन्होंने ये कहा कि हो सकता है शायद हम लोग कोई कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के साथ में हमारा कोई इंटरेक्शन हुआ हो और हो सकता है हमारे भी इन्फेक्शन हो, तो आप हमें आइसोलेट कर दो। तब यहाँ पर अल्टीमेटली आप देखोगे कि इन्होंने वर्चुअल मीटिंग अटेंड की है। तो कल हमने देख लिया था G7 के बारे में, मैंने आपको बताया था, तो उसको आप फिर से रिवाइज कर लेना G7 के बारे में, यूपीएससीआर जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इधर कल जो दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट पे लताड़ लगाई थी कि भाई आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन की सप्लाई में इतनी शॉर्टेज क्यों आ रही है, तो उसी चीज़ के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है वो सिचुएशन को देखते हुए कहा, आप उसको अदरवाइज मत लो। तो इतना कुछ काम का है नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे। इधर आप देखोगे फ्रांस से ऑक्सीजन प्लांट जो आया है वो अपोलो हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया गया है, तो यूएसए से जो ऑक्सीमीटर आया है वो सफदरजंग हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है इसमें कि कैसे भी करके आप देख सकते हो कि जो इंटरनेशनल एड जो इंडिया को मिल रही है वो कहीं ना कहीं अभी बहुत हद तक आपको अवेल हो रही है। यही चीज़ वर्ल्ड इकोनॉमी पेज पे बताई हुई है। तो ज़्यादा कुछ काम का नहीं, बस ये है कि हाँ वर्ल्ड कम्युनिटी भी अब इंडिया की हेल्प करने के लिए आगे आ रही है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सप्लेन पेज पे। एक्सप्लेन पेज पे आपके लिए एक ही वही आर्टिकल जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मराठा कोटा के बारे में। इसको और फर्स्ट पेज पे जो आर्टिकल है दोनों को इंटीग्रेट करके देखेंगे। इसके अलावा नीचे दिया हुआ है कि सिग्नल जो नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया है जो अभी फिर से मतलब हाईलाइट होने लगा है और फेसबुक को चैलेंज जो कर रहा है, तो इनके दोनों के बीच में कंपैरिजन किया हुआ है, हमारे काम का नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। इधर आप देखोगे यूपी पंचायत में जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं उनका बीजेपी और जो अपोजिशन पार्टीज है उनके लिए क्या मायने हैं, बिल्कुल भी यूपी की पॉलिटिक्स है, डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर वर्ल्ड पेज पे देखिए तो कनाडा पहली कंट्री बन गई है जिसने फाइजर के वैक्सीन को अलाउ कर दिया गया है 12 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, दूसरा इसके अलावा आप देखोगे इजराइल में नेतन्याहू गवर्नमेंट गिर चुकी है, हमारे काम का नहीं है। नेपाल में ओली गवर्नमेंट गिर चुकी है, हमारे काम का नहीं है। ट्रंप पे जो फेसबुक ने एक्शन लिए थे वो भी काम का नहीं है। बस काम की चीज़ है ये कि म्यांमार में जुंटा यूनिटी को मतलब जो एंटी जुंटा यूनिटी गवर्नमेंट अभी स्टैब्लिश हो चुकी है। जुंटा का मतलब हो गया वहाँ पर जो मिलिट्री रूल चल रहा है जो कि एंटी डेमोक्रेटिक स्टांस है, मिलिट्री का रूल चल रहा है, उस मिलिट्री रूल को कंटेन करने के लिए म्यांमार में नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बन चुकी है। और इस गवर्नमेंट में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जो आर्मी रूल के अपोजिशन में है, चाहे वो एथनिक ग्रुप्स हों या फिर कोई भी दूसरे जो प्रो डेमोक्रेटिक जो लोग हैं वो मिलकर के अब मिलिट्री के अगेंस्ट में खड़े हो चुके हैं, ग्रुप बन चुका है। तो ऐसे में अगर प्रीलिम्स में पूछे कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट रिसेंटली न्यूज़ में थी तो ये कहाँ पर बनी है, तो म्यांमार में बनी है और ये प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक तो ये ध्यान रखोगे, और एंटी मिलिट्री गवर्नमेंट है। तो एक तरीके से क्या माहौल बन गया है? सिविल वॉर का। लड़ाइयाँ होंगी अब वहाँ पर, एक तरफ डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करने की बात करेंगे तो दूसरी तरफ मिलिट्री अपनी आप को असर्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो वर्ल्ड पेज पे इतना ही था, ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम आ गए हैं इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे दिया हुआ है फर्स्ट न्यूज़ जो है कि जो नई स्कीम अभी आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है जिसमें स्मॉल बोरोवर्स जिनका लोन चल रहा है 25 करोड़ रुपए तक का, उन लोगों को एक ऑफर दिया जा रहा है कि जिन लोगों ने पिछली बार जो लोन रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविज़न दिया था उसमें उन्होंने ये फैसिलिटी अवेल नहीं की थी तो वो अभी अवेल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में एक जो स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो पाएगी। तो ये प्रोविज़न इधर बताया हुआ है। इसके अलावा आपके सामने यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के साथ में जो इंटरव्यू हुआ था कल, उस इंटरव्यू में जो इनसे बातचीत की उन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है वो देखो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से लॉन्च होने के लिए रेडी है। बस ये है कि कोविड-19 का इम्पैक्ट जो है वो कब ख़त्म होगा। दूसरा इन्होंने ये बोला कि
कि अभी तक जितने भी कदम लिए गए हैं इनमें इनको आप अनकन्वेंशनल बोल सकते हो, मतलब परंपरागत तौर पर इन कदमों को नहीं लिया गया था। एक तरफ जहां पे मार्केट में लिक्विडिटी पहले से बहुत इन्फ्यूज कर चुका है आरबीआई, तो दूसरी तरफ अभी कोविड के चलते मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुकी हुई भी है। तो ऐसे में लोगों के पास में पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, मनी सर्कुलेट नहीं हो पा रही है। तो मनी के सर्कुलेशन को प्रॉपर्ली मेंटेन रखने के लिए रेपो रेट को रिड्यूस करना, लोन की जो कंडीशंस है उनको एक लिबरल कर देना। तो ऐसे में क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट्स अगर कम रहेगी तो मार्केट में जल्दी से पैसा आएगा और इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई का जो पूरा साइकिल है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर मैनर में काम कर पाएगा, जैसे ही कोविड-19 का असर कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इस इंटरव्यू के एक्सर्प्ट्स हैं वो बताए हुए हैं, उतने काम के हमारे लिए है नहीं। फिर ये जो आर्टिकल है नेक्स्ट, कि आरबीआई ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्विजिशन प्लान अपनी तरफ से लॉन्च किया था, जीएसएपी, एक सेकेंड, कि बजट में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी बजट के बाद में, तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम पे आरबीआई काम करेगा, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए तक का जो मार्केट में बॉन्ड्स रिलीज हो रखे हैं गवर्नमेंट के, उन बॉन्ड्स को आरबीआई खरीदेगा। तो ऐसे में क्या होगा, मार्केट में पैसा आएगा। तो इससे क्या असर क्या हो रहा है, आरबीआई ने पहले एक बार ये कर चुका है, आरबीआई 25,000 करोड़ रुपए का ये खरीदारी कर चुका है। जो जीसैप प्रोग्राम है उसके अंडर में अब 35,000 करोड़ रुपए का और होगा इसी मई मंथ में। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो यील्ड थी, जो बॉन्ड की यील्ड थी, रिटर्न जो मिल रहा था लोगों को, वो थोड़ा सा डिक्लाइन कर गया है। पहले 6% से ज़्यादा था, अब 6% से कम रिटर्न मिल रहा है। तो एक तरफ तो आप देखो कि रेपो रेट 4% चल रही है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं उनको रिटर्न 6% तक मिल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो लोग इन्वेस्ट किस में करेंगे, 6% वाले के अंदर, क्योंकि रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसे में आरबीआई ने जैसे ही अपना मार्केट में अपना खेल खेलना शुरू किया है, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम के अंडर में, इसके चलते क्या हो गया कि अभी मार्केट में लिक्विडिटी और इंक्रीज हो जाएगी और ऐसे में बॉन्ड्स की जो यील्ड है वो डाउन हो गई। अब आप देखोगे कि बॉन्ड क्या है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट, उधार लेती हैं कंपनियां बॉन्ड रिलीज करके, सरकार का भी उधार करने का ये तरीका है, उधार लेती है तो बॉन्ड रिलीज कर देती है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अब बॉन्ड थोड़ा सा अट्रैक्शन का पॉइंट नहीं होकर के अब लोग डेट मार्केट से पैसा निकाल करके कहाँ डालेंगे, इक्विटी मार्केट में। दैट मीन्स शेयर्स में अब इन्वेस्ट करना थोड़ा थोड़ा शुरू करने वाले हैं लोग। इस आर्टिकल को एक बार फिर से मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पर देखें, आरबीआई ने ये कहा है कि जो केवाईसी नॉर्म्स हैं, नो योर कस्टमर के जो वेरिफिकेशन के लिए आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो बैंक्स के साथ में, तो उन नॉर्म्स को थोड़ा रिलैक्स किया है और ये बोला है कि दिसंबर 31, 2021 इसकी लास्ट डेट है, ये बोला गया है। इसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाटा मोटर्स के अगेंस्ट में जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें बोला कि डोमिनेंट पोजीशन पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर आपके लिए टास्क क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल आउट करना, डिटेल्स को चेक करना, नोट्स बना लेना आप, ठीक है। अगर बनाए हुए हैं तो रिवाइज कर लो, कुछ नया नहीं करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो बैंक से जो डाइवेस्टमेंट की बात कर रहा था, की जा रही थी कि सरकार जो है वो अपने जो स्टेक्स हैं वो रिड्यूस करने वाली है, ठीक है। आईडीबीआई बैंक से अभी 45.48% अभी गवर्नमेंट की ऑनरशिप है, तो उसमें से अभी पैसा निकाला जाएगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये प्रोविज़न है यहाँ पर। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या कहा है कि जो भी कंपनीज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट अप करने के लिए, कोविड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट अप करने के लिए पैसा खर्च कर रही है, उनको हम कंपनीज जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में, उसी के अंडर में हम कंसिडर कर लेंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं, कंपनीज ऑक्सीजन सिलेंडर भी प्रोड्यूस कर रही है, तो इसके साथ में ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन जो कि मेडिकल रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है। तो ऐसे में इनको ये रिलैक्सेशन देना बिल्कुल ज़रूरी था और वही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो अब जितने भी आर्टिकल हमारे पास में उनको डिटेल में एक बार देख लेते हैं आर्टिकल्स को। फर्स्ट न्यूज़ है हमारे लिए जो है, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा को बिल्कुल थ्रो आउट कर दिया, मना कर दिया।
ये कहा कि 50% जो रिजर्वेशन की कैपिंग लगी हुई है वो अभी कंटिन्यू रहेगी, उसको हटाने का कोई मूड नहीं है। तो अभी ये 5 जजेस की बेंच के सामने ये मुद्दा चल रहा था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया। तो ऐसे में महाराष्ट्र में रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो 50% से ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में ये बात पहुंची कहाँ पे? बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस प्रोविजन को अपहेल्ड किया, बट बॉम्बे हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट में फिर बाद में पिटीशन दायर की गई कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में अब इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। बेसिकली 1992 में इंदिरा साहनी केस, या आप कह सकते हो मंडल आयोग का जो जजमेंट था, मंडल आयोग जजमेंट भी बोला जाता है इस केस को, इस केस का जो पूरी सुनवाई हुई थी इसको। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट। तो दोनों चीज़ों को अगर आप देखो और साथ में आप कॉग्निजेंस लो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 की, तो ये तीनों आर्टिकल्स मिलकर के इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं एक सिटीजन को, कि दो सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो बोला 50% की ये जो लिमिट जो इम्पोज की गई थी वो इसलिए की गई थी कि ये इक्वालिटी वाला जो सेंस है ना वो खत्म ना हो जाए। क्योंकि आज अगर जो ये इक्वालिटी की बात की जा रही है, इसके लिए हम क्या देखते हैं कि सोसाइटी में इक्वालिटी आए, समाज में समानता आए। बट अगर कास्ट के नाम पर इसी तरीके से रिजर्वेशन देते गए और ये जो 50% की कैपिंग जो 1992 के इंदिरा साहनी केस में लगाया गया था, उस कैपिंग को आप ब्रीच कर दोगे, तो ऐसे में हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है वो सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं, कास्ट रूल पे काम करना शुरू कर देगा, जो कि कहीं ना कहीं डिवीजन का कारण और बनेगा हमारे सिस्टम में। इसलिए क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? 50% की कैपिंग को बोल दिया कि 50% की कैपिंग एज इट इज रहेगी और मराठा कम्युनिटी को अब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, उन्होंने ये कहा कि जब इस मुद्दे में हमें लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कुछ रिवीजन करने की ज़रूरत है, या 50% का जो वर्डिक्ट हमारे पास ऑलरेडी 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा 1992 में दिया हुआ है, उसको हमें रिवाइज ही नहीं करना है, तो क्यों हम लार्जर बेंच के पास में इस मुद्दे को भेजें? क्योंकि अभी जो ये वर्डिक्ट दिया है 5 जजेस की बेंच ने दिया है। और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर पहले से कोई वर्डिक्ट आ चुका है जिसको 9 जजेस की बेंच ने दे दिया है, तो अगर उस 9 जजेस बेंच की जो वर्डिक्ट है उसको अगर आप रिवर्ट करना चाह रहे हो, रिवाइज करना चाह रहे हो, तो आपको कम से कम 11 जजेस की बेंच तो कॉन्स्टिट्यूट करनी ही पड़ेगी। 9 से कम या 9 के बराबर से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है? तो ऐसे में अभी इस मुद्दे को चेंज करना है नहीं, 50% की कैपिंग को एज इट इज रखना है। तो इसके लिए क्या कह दिया? बोले 5 जजेस की जो बेंच है वो भी इस चीज को अपहेल्ड कर सकती है, जो कि 9 जजेस ने 1992 में फाइनलाइज किया था। दूसरा अगर देखें आर्टिकल 15/1 क्लॉज 1 सॉरी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 एंड क्लॉज 4, इनमें अगर एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, तो ऐसे में अनरीजनेबल आर्बिट्रेरीनेस के अंदर कुछ भी कदम नहीं उठाने चाहिए। और मराठा कम्युनिटी को यहां पर सीधा सा क्या कहा गया कि आप देखो कि रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया था कि अगर कोई भी सोसाइटी का सेक्शन जो कि सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड कंसीडर होता है, उसको आप एक्सेप्शनल कंडीशंस में प्रोविजन रिजर्वेशन दे सकते हो 50% से ज्यादा की जो कैप है उसको ब्रीच करते हुए भी। पर यहां पर ना तो कोई एक्सेप्शनल कंडीशन है, ना मराठा कम्युनिटी सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। और दूसरी चीज क्या यहां पर मेन आ रही है कि जिस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये जो मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया है कि हाँ वाकई में मराठा कम्युनिटी जो बहुत बैकवर्ड है, बोलो उस कमीशन की रिकमेंडेशन टर्म्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मराठा कम्युनिटी कोई बैकवर्ड कम्युनिटी में कंसिडर होने लायक भी है। मराठा कम्युनिटी एक फॉरवर्ड कम्युनिटी है। मराठा कम्युनिटी नेशनल स्टेटस में या नेशनल लाइफ में पार्टिसिपेट करती है। तो ऐसे में आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, वो भी किस बेसिस पे? सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड कंडीशन के बेसिस पे, वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है इस केस में। ये बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच के द्वारा। इसके अलावा आर्टिकल 14 का हमें पता है ही, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसके अलावा आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बोले इन दोनों को वायलेशन हो जाएगा अगर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन अगर हम दे देते हैं, क्योंकि
अगर जिन लोगों को रिजर्वेशन देना है उनको दे दिया, उसके बाद में भी अगर 50% की कैपिंग को अगर हम हटा देते हैं तो ऐसे में फिर बाद में तो रिजर्वेशन ही चलता रहेगा। और इस कैपिंग को अगर हमने नहीं रखा तो ऐसे में तो फिर बाद में हर एक कम्युनिटी, जैसे हरियाणा के अंदर जाट लोग हो गए, या फिर आंध्र प्रदेश में भी एक कम्युनिटी डिमांड कर रही है बार बार रिजर्वेशन की, तो बोलो वहां पर भी फिर ऐसे ही ब्रीच होती रहेगी। तो जो एक एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी की जरूरत है वो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। दैट मीन्स कि वेलफेयर स्टेट का जो प्रोविजन है उसके चलते आप रिजर्वेशन दे तो रहे हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि केवल और केवल आप जो गवर्नमेंट पोस्टिंग्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है, उन्हीं में रिजर्वेशन दो। रिजर्वेशन के अलावा और भी तो प्रोविजन है। आप अच्छी एजुकेशन की प्रोविजन कर दो, उनके लिए अच्छी खासी फैसिलिटीज और दे दो, और स्कीम चला सकते हो। पर वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या एक ही होता है कि केवल और केवल सरकारी नौकरियों में कोटा बढ़ा दिया जाए। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि सोशियो एजुकेशनली अगर किसी भी कास्ट या कम्युनिटी को डिक्लेयर करना है कि हाँ वो बैकवर्ड है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिव्यू दिया है। क्योंकि 102वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें यह कहा गया था कि जो भी अब अगर नया कुछ भी प्रोविजन किया जाता है सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो उसके लिए एक तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। 102वां जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2018 में, उसमें क्या किया गया प्रोविजन, सबसे पहला प्रोविजन आर्टिकल 338B ऐड किया गया, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। आर्टिकल 342A ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें क्या कहा गया कि कोई भी अगर नई कम्युनिटी को सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के तौर पे कंसिडर करते हो तो वो काम केवल और केवल प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो भी अप्रूवल दिया है मराठा कम्युनिटी को, उस पर सवाल उठ जाता है कि प्रेसिडेंट की एसेंट के बिना आप कैसे किसी भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में सवाल क्या आ गया कि क्या हर जगह पर ही प्रेसिडेंट की एसेंट लेनी पड़ेगी। तो यहां पर पॉइंट क्या आ रहा है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन पेज पे पूरा डिटेल देखेंगे। अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि आर्टिकल 342 के बेसिस पे देखें तो प्रेसिडेंट जो है वो ही फाइनलाइज करेंगे सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को। तो यहां पर तो मराठा कम्युनिटी को तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 342 के अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो भी कमीशन स्टैब्लिश किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, तो महाराष्ट्र ने अपनी तरफ से एक बिल पारित कर दिया, एक्ट बना दिया था, महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC एक्ट 2018, जिसमें इन्होंने ये बोला कि कैसे भी करके मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन, मेडिकल कॉलेज में जो PG के लिए जो कोर्सेज के लिए जाते हैं बच्चे, बोला उनको मराठा कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए। ये था पूरा मुद्दा, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया। अब इसी कंटेंट को और डिटेल में जानने के लिए हम चलते हैं एक्सप्लेन पेज पे। एक्सप्लेन पेज पे रीडिंग मराठा कोटा वर्डिक्ट, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसने क्या कहा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन देने का जो प्रोविजन था मराठा कम्युनिटी को, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है। इसमें बहुत सारे मुद्दे थे, 6 मुद्दों में से 3 मुद्दों पर तो देखो यूनैनिमसली इन्होंने एग्री किया कि हाँ वाकई में जो भी कुछ हो रहा है वो गलत है, इसलिए स्ट्राइक डाउन करो। बाकी 3 ऐसे मुद्दे थे जिसके ऊपर अलग अलग ओपिनियन जजेस के द्वारा दिए गए। तो सबसे पहला मुद्दा तो क्या है, रिविजिटिंग द इंदिरा साहनी रूलिंग, जो हमें पता ही है, मैं आपको बता चुका हूं। इसको मंडल कमीशन रिपोर्ट के बेसिस पे जो भी जो OBCs हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया था 27%। तो उस केस में, इंदिरा साहनी केस में 1992 में वर्डिक्ट क्या दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 50% की कैपिंग रखी जाएगी और रिजर्वेशन जो है OBC का वो बिल्कुल वैलिड है, कोई खराबी नहीं है इसमें। पर रिजर्वेशन की कैपिंग तभी हटाई जाएगी जब कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस आएगी, मतलब बिल्कुल ही ये हो जाए कि हाँ वाकई में अब तो रिजर्वेशन देना बहुत जरूरी है, तो ही रिजर्वेशन देने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में 2 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स वहां पे सेट हुए थे, 2 इंपॉर्टेंट रूलिंग सेट हुई थी इंदिरा साहनी केस में। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कि जो क्राइटेरिया होगा कि किस पर्टिकुलर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाएगा वो देखा जाएगा सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस, और दूसरा 50% की जो लिमिट है वो फिक्स की गई थी।
तो इसमें क्या होता है कि 9 जजेस की बेंच थी 1992 में, अब इसको अगर चेंज करना तो 11 जजेस की बेंच को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तब जाके वो रिकंसिडर कर सकती है इस कैपिंग को। पर क्या है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर ही दिया है 5 जजेस की बेंच ने, तो अभी जरूरत नहीं है कि 11 जजेस की बेंच स्टैब्लिश हो और फिर वो जाकर के फिर फाइनलाइज करे कि हाँ हमें वाकई में अब इस 50% की जो कैपिंग है इसको चेंज करने की जरूरत है। इसके अलावा जो मुद्दा था वो ये कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए गए वो ये थे कि महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के लिए रिकमेंड किया है कि हाँ वाकई में सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। बट रियलिटी में क्या निकल के आया, जब उसी कमीशन की ओपिनियन को देखा गया ढंग से तो पता पड़ा कि जो मराठा कम्युनिटी है वो बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं है। आप बैकवर्ड कैसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, इसलिए उनका फिर रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया। अब आप देखोगे सारी जो चीज़ें हैं उनको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है पहले ही। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को भी प्रोविज़न रखे गए कि हाँ इनको भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, और इसी के बेसिस पे आर्टिकल 330B और आर्टिकल 342A दोनों ऐड किए गए। 330B में तो क्या किया गया कि जो नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन है, ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, और दूसरी तरफ आर्टिकल 342A जो है उसमें को ऐड किया गया। तो उसमें ये प्रोविजन किया गया कि प्रेसिडेंट की एसेंट के बेसिस पे ही किसी भी कम्युनिटी को आप SEBC कंसिडर कर सकते हो। अब बात ये आ जाती है कि आंध्र प्रदेश में कापूस और जाट्स हरियाणा में वो भी डिमांड कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, उनके लिए भी एक क्लैरिटी आ चुकी होगी अब तक कि भाई 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन के प्रोविजन को अगर लेके जाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो उस केस में वहाँ पर स्ट्रक डाउन होने के पूरे चांसेज हैं। ये क्लैरिटी आ चुकी है अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बोली क्या जा रही है कि सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में किसी भी कम्युनिटी को डाला जाए, ठीक है, तो डालने के लिए क्या हर बार प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। तो यहां पर क्या निकल के आ रहा है, एक छोटा सा कंक्लूजन कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके लिए जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उसका कैटेगराइजेशन स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। बस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो जॉब लगेगी उसके लिए तो फिर प्रेसिडेंट ही फाइनलाइज करेंगे। तो ये चीज यहां पर और अच्छे से क्लियर की हुई है कि जो केंद्र सरकार की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए रिजर्वेशन के प्रोविजन की बात की जाए तो वहां पर रोल आ जाता है पार्लियामेंट का और प्रेसिडेंट का। और अगर वही रिजर्वेशन की बात अगर स्टेट लेवल पे करोगे तो जो राज्य सरकार है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है कि किस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किस पर्टिकुलर कास्ट को आप नेशनली सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कंसिडर करना चाहते हो। तो यहां पर अब बात क्या आ जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अगर कर सकती है तो अपने खुद के यहां पर तो कर सकती थी, बट यहां पर पॉइंट क्या है कि भाई जब आर्टिकल 342A ऐड कर दिया गया 102वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे, तो अभी क्या करना पड़ेगा कि पहले प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दोनों मिलकर के एक लिस्ट डिक्लेयर करेंगे कि कौन सी क्लास जो है पूरे कंट्री के अंदर, मतलब पूरी कंट्री की एक लिस्ट निकलेगी, उसमें स्टेट वाइज क्लासिफिकेशन होगा कि कौन से स्टेट में कौन सी कम्युनिटी बैकवर्ड है और कौन सी आपके पास में फॉरवर्ड है। उस लिस्टिंग के बाद में फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने आगे के प्रोविजंस को कंटिन्यू कर सकती है। साथ में यह भी कहा गया है इस वर्डिक्ट के टाइम पे कि ये जो नोटिफिकेशन है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है अपनी तरफ से, जो मराठा कम्युनिटी का रिजर्वेशन है उसको स्ट्राइक डाउन किया है, बोले ये हो गया। और दूसरा, ये जब तक अच्छे से इंप्लीमेंटेशन में नहीं आ जाता तब तक जो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग ऑपरेट हो रही है ना स्टेट्स में या यूटीज में, वो लगातार कंटिन्यू, मतलब रिजर्वेशन के प्रोविजन जो ऑलरेडी चल रहे हैं ना वो कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि नोटिफाई नहीं कर दिया जाता है इन नए चेंजेस को, या फिर जो ऑलरेडी रीसेट जो किया गया एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मराठा कम्युनिटी का रिजर्वेशन डिस्कार्ड करके, तो बोलो वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी जो ऑलरेडी चल रही है स्टेट्स में, यूटीज में। और ये सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के अंडर में डायरेक्शन दी है गवर्नमेंट को, आर्टिकल 142, कि जो चल रहा है उसको कंटिन्यू चलने दो और ये जो प्रोविजन है इनको जल्दी से जल्दी नोटिफाई करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की इस पॉइंट से कि मराठा कम्युनिटी को 50% की कैपिंग के चलते और मराठा कम्युनिटी के फॉरवर्ड होने के बावजूद कोई रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है। और एक चीज जो मेन जो मरम की बात है ना वो ये कि अगर फॉरवर्ड क्लास के या कम्युनिटी के लोग रिजर्वेशन के लिए यूं मरेंगे तो क्या देश हमारा आगे बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। एक सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट ये भी आया है। दूसरा,
अगर आपको लगता है कि वाकई में कोई भी कम्युनिटी बैकवर्ड है तो आप उस कम्युनिटी के लिए और भी तो काम कर सकते हो। क्या सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देना ही जरूरी है? इसके चलते तो फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी वीक पड़ जाएगी। तभी तो ये 50% की कैपिंग लगाई थी इंदिरा साहनी केस में कि भाई अगर सबको रिजर्वेशन देकर के आप दे दोगे तो जिसके 440 नंबर आ रहे हैं वो तो बाहर पड़ा है, और जिसके 230 नंबर आ रहे हैं उसको आप आगे पहुंचा रहे हो, तो इससे तो इनएफिशिएंसी आ जाएगी। तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है। समझ रहे हो? तो ये चीज भी सुप्रीम कोर्ट ने कही कि एफिशिएंसी भी बहुत जरूरी है, नहीं तो कंट्री स्टैग्नेंट हो जाएगा, फंसा पड़ा रह जाएगा अगर इसी तरीके से रिजर्वेशन की बातों पे आगे से आगे एक एक कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी कोई बैकवर्ड नहीं है हरियाणा में, आप देखोगे पाटीदार कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं डिमांड कर रही है इधर गुजरात में, आप यहाँ पे अभी देखो मराठा कम्युनिटी का हमने प्रोविजन देख लिया। तो ये वो कम्युनिटीज हैं जिनकी डोमिनेंस है, तो इनमें अगर बैकवर्डनेस है तो इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए दूसरे प्रोविजंस भी तो हैं। आप वेलफेयर स्कीम स्टार्ट कर सकते हो, इनके लिए एजुकेशन सिस्टम को और एनहेंस कर सकते हो, स्कॉलरशिप के प्रोविजंस कर सकते हो। तो क्या एक ही ऑप्शन थोड़ा ना है कि सरकारी नौकरियों में आप रिजर्वेशन दो? ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुनवाई में निकल के आई है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गए हम इकोनॉमी पेज पे। बॉन्ड यील्डिंग जो है वो 6% के नीचे आ गई है, जैसे ही आरबीआई ने सेकंड अपना प्लान आउट किया है कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम है उसमें 35,000 करोड़ रुपए की और परचेजिंग करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, बॉन्ड की यील्डिंग कम हो गई, तो जिन लोगों ने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है उनको थोड़ा सा रिटर्न कम मिलना शुरू हो जाएगा। अब बॉन्ड क्या है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो भी कंपनियां या सरकार है, यहां पर हम सरकार की बात कर रहे हैं, सरकारी बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, तो सरकार जो है बॉन्ड रिलीज करके मार्केट से पैसा उधार लेती है। तो ऐसे में सरकार को पैसा मार्केट से उधार लेने के लिए अब ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आरबीआई जो है वो इन सरकारी बॉन्ड्स को परचेज कर रहा है। तो ऐसे में क्या हो गया, ये जो सरकारी बॉन्ड्स हैं वो दूसरे इंडिविजुअल्स के लिए या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए इतना ज्यादा अट्रैक्टिव ना हो करके अब क्या होगा, इस डेट इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड से पैसा निकाल करके लोग किधर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे? इन्वेस्टर्स इक्विटी में, कंपनी के शेयर्स में, दूसरे और ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में आप देखोगे कि बॉन्ड यील्डिंग डाउन होती है तो इसका फायदा किधर होता है? इक्विटी में, कि जहां पर लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और यही चीज बताई जा रही है। दूसरी कि बॉन्ड यील्ड डाउन आ रही है तो इससे क्या हो गया, गवर्नमेंट के पॉकेट्स पे लोड ज्यादा नहीं बनेगा। वजह, क्योंकि बॉन्ड यील्डिंग डाउन जा रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ेगा उधार देने वाले लोगों को। और दूसरा, इधर रेपो रेट जो है वो 4% चल रही है और बॉन्ड यील्डिंग अगर 6% से ज्यादा अगर चली जाती है तो दोनों में डिफरेंस देखो कितना ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में दोनों के बीच में बैलेंस बनाना भी जरूरी हो गया। तो अभी क्या होगा, बॉन्ड यील्डिंग का डाउन होने का फायदा तो क्या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि लोग बॉन्ड, दैट मींस डेट इंस्ट्रूमेंट से पैसा निकाल करके, उधार का पैसा जो दिया हुआ उसको निकाल करके अब शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो ये होती है देखो इकोनॉमी में मार्केट प्रोसेस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपनी तरफ से ये कहा है कि जो भी कंपनियां कोविड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए पैसा खर्च कर रही है उस खर्चे को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर कंसिडर किया जाएगा। ओके, अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो भी कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, जो भी प्राइवेट कंपनियां पैसा कमा रही हैं लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, तो उनकी जो कुछ भी रोजी रोटी चल रही है ना कॉर्पोरेट्स की, उसके पीछे लोगों का ही पावर काम कर रहा है। तो उसके लिए क्या होता है कि लोगों के लिए उनको काम करे, वो कॉर्पोरेट्स जो है वो काम करें, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उन पे ऑब्लिगेशन है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, जिसमें ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी नेट वर्थ 500 करोड़ रुपए की हो या फिर जिसका टर्नओवर, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए का हो एक साल का, या फिर आप देखो कि 5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमा रही है वो पिछले 3 सालों के अंदर हर साल, तो उनको हर साल के प्रॉफिट का 2% जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज के अंडर में खर्च करना पड़ेगा। दैट मीन्स सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उनको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज बताई जा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हो ग्लोबल टास्क फोर्स जो है
वो अब इंडिया के लिए सहायता लेकर के आ रहे हैं। बड़ी कंपनीज के सीईओज जो हैं वो पैसा भेज रहे हैं, रिलीफ पैकेजेस भेज रहे हैं इंडिया के लिए, जो कि एक अच्छी बात है कि हाँ, ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो कैसे भी करके इंडिया के लिए काम कर रही है। बट इसके पीछे एक छोटी सी बात बताऊं, आज ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इंडिया की जनता, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और मार्केट को देखते हुए ये कंपनीज कभी भी नहीं चाहेंगी कि इनका मार्केट लूज हो। ठीक है, थोड़ा सा मैंने अलग पॉइंट और बता दिया आपको। आईडीबीआई बैंक में स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जो है उसको कैबिनेट का अप्रूवल मिल चुका है। गवर्नमेंट का अभी शेयर आईडीबीआई में 45.48% है और एलआईसी के अंदर 49.24% है। तो इनमें से पैसा निकाल करके सरकार जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना चाहती है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, सरकार अपने स्टेक्स को डाउन करेगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई, सारी की सारी बातचीत कंप्लीट। कुछ और बचा हो तो आप अपने हिसाब से देख लेना। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में फिर से एक बार रिवाइज करोगे आप, मिसिंग नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एशियन डेवलपमेंट बैंक में मतलब पिछले शायद 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं एडीबी पे, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।